Okay. This is a topic for today. Power. ठीक है? Okay. So power, very simply put, it is rate of work. ठीक है? मतलब P is equal to dW by dt. Rate of, other time rate of work. ठीक? Sometimes this can also be written as P is equal to rate of energy being spent or transferred, dE by dt. चाहे वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो, पावर पर्सपेक्टिव से सेम ही है. किसी कोई तो वर्क कर रहा होगा, किसी की एनर्जी बढ़ रही होगी. सो इट्स जस्ट लाइक वी आर लुकिंग फ्रॉम व्हाट साइड. ठीक है? सो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और रेट ऑफ वर्क इज पावर. In terms of average value, if we talk about average power is in a duration, right? So हो जाएगा P average, यहाँ पे D हट जाएगा. This will be work done over a time interval. This will give you average power. So guys, this is not to say this is both these are what? Instantaneous power. Instantaneous power. And this is, so average power is not concerned about कि what is the work being done at an instant. Average power is simply आपने एक time duration में कितना काम किया. Right? What is the work done in a time duration and what is the energy transferred in a time duration. Or divide by the time duration, you will get the power. ठीक? Very simple. Again, this is a scalar quantity. It's a scalar quantity. Now units की बात कर लेते हैं. So ऊपर है वर्क, नीचे है टाइम, राइट? वर्क एंड टाइम. सो इसको लिखेंगे जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का शॉर्ट नेम है, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट. नॉट वॉट वाला वॉट, इट्स वॉट, WATT. ठीक है? इसको हम लिखते हैं कैपिटल W से. यूनिट कैपिटल W इज द शॉर्ट फॉर्म. जैसे जूल का हमारे पास J होता है, राइट? वैसे ही इसका कैपिटल W है. There are some other units. Kilowatt. This is 1 into 10 to the power 3 watt. Then you have megawatt, especially for in terms of power plants का energy, power plant का power, तो it's a big number. So we use megawatt. This is 1 into 10 to the power 6 watt. Kilowatt is typically used in domestic use. ठीक है? This is typically used for power plants. Then you have one very peculiar unit. It's called horsepower. Typically vehicles का जो power था till a certain time, right? Vehicles के power के लिए horse power यूज किया जाता था, because earlier क्या था, जब गाड़ियाँ बनी थी ना, तो it was just invented. तो उस टाइम पे horse were used to carry people, right? Horse carts were there. So गाड़ी का power उन्होंने horse के comparison में रखे, तो horse power रखा ना. ठीक है? तो horse power is also one important unit. 1 horsepower, 1 HP is equal to 746 watt. एक इतने सारे यूनिट्स आपको याद रखना. फेरी सिंपल, राइट? सिंपल टॉपिक है ये. अब इसमें एक टिपिकल केस है, पावर ऑफ अ वाटर इजेक्टिंग पंप.
टिपिकली हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है कि आपने देखा होगा आपकी सोसाइटीज में जब टैंकर्स आते होंगे तो टैंकर्स जो है बेसमेंट में कुछ एरिया रहता है, राइट, बेसमेंट में या कहीं नीचे ग्राउंड पे, दे जस्ट डंप द वाटर देयर एंड फ्रॉम देयर इट हैज टू बी पम्प्ड अप or toward the tanks on your overhead tanks. So there is a pump you need, right, and then it can come down to your flats. तो ऐसे पावर पंप्स का काफ़ी यूज़ होता है, तो टिपिकली प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आते हैं इसमें। एक ये वैरायटी है, दूसरा वैरायटी ये है कि जो पता नहीं अब किसी सोसाइटीज़ में है कि नहीं, जैसे यहाँ पे एक सोसाइटी है एलिमेंट 5 शिवार चौक के पीछे, वहाँ पे उन्होंने बना रखा है एक कुआं खोदा हुआ है, राइट, और कुएं में नीचे वाटर पंप लगा हुआ है। तो वाटर पंप जो है वो वेल से पानी लेके सीधा ऊपर करता है, फेंकता है, राइट। तो वहाँ से आपको एक डेप्थ से पानी निकाल के ऊपर लेके आना है, राइट। तो ऐसे केसेस में हम उसकी पावर कैसे जज करेंगे, उस पर टिपिकली क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एज अ थ्योरी पार्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल करते टाइम प्रॉब्लम आएगी। सो लेट्स पुट अ हेडिंग, पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग और वाटर इजेक्टिंग पंप। पावर ऑफ water ejecting pumps, ठीक है। इसमें हम सिनेरियो क्या ले रहे हैं कि लेट्स से यहाँ पे कुछ वाटर का रिजर्वायर है, वाटर का रिजर्वायर है हमारे पास, ये वेल हो सकता है या कोई सोसाइटी का रिजर्वायर हो सकता है, डजंट मैटर। यहाँ से हम वाटर जो है एक पाइप के थ्रू ऊपर लेके आ रहे हैं एंड देन वी आर इजेक्टिंग दिस वाटर एट अ सर्टेन रेट, राइट। लेट्स से दिस हाइट इज h, ठीक है। यहाँ पे इस जगह हम इसका अपना रेफरेंस लेवल ले लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। दिस इज आवर रेफरेंस लेवल। इसे h हाइट ऊपर लेके आ रहे हैं और फिर एक स्पीड से इजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। लेट्स से दिस स्पीड ऑफ इजेक्शन इज v मीटर पर सेकेंड। इट इज इजेक्टिंग द वाटर विद अ कांस्टेंट रेट, दिस हाइट इज h। अब इसका हमको पावर जज करना है, ठीक है, इसका पावर। तो देखो पावर क्या होता है भाई, बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या है, dw/dt, राइट गाइस, रेट ऑफ। सो आपको वर्क निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में, dt टाइम इंटरवल में dm मास ऑफ वाटर इज इजेक्टेड, वाटर इज मतलब यहां से dm कोई छोटा सा मास है, उसको हाइट पे ले गए, यहां तक लेके आए dm को और फिर उसको यहां से इजेक्ट कर दिया v मीटर पर सेकेंड फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। सो इसको dm मास को यहां से यहां लाना और वहां तक ले जाना एंड स्पीड से इजेक्ट करना, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। अगर हम वर्क डन की बात करें dw की, तो वो होगा dw। देखो अब ध्यान से, इस पंप को दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो इस यहां रिजर्वायर से इस हाइट तक इसको उठाना पड़ेगा, सो इट हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट विल बी dm into g into h, mg is the force and h is the displacement। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है रेफरेंस लेवल में, यहाँ पे mgh है, तो इतना जितना इसका इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज वन पार्ट ऑफ द वर्क डन, राइट। अदर पार्ट ऑफ द वर्क डन वुड बी कि ये अब यहाँ पे तो वाटर स्टैटिक है और यहाँ पे इट इज गिविंग इट सम वेलोसिटी, सो देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो ट्रांसफर। सो काइनेटिक एनर्जी में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा हाफ dm, और यहाँ पे निकल रहा है किसी स्पीड से, v की स्पीड से, तो हाफ dm इंटू v स्क्वायर, राइट गाइस ना। तो अब इस चीज को हम dt से डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज वी वांट पावर व्हिच इज dw/dt, सो डिवाइड इट बाय dt, सो दिस विल बी dw/dt, ये हो जाएगा dm/dt
इंटू जी एच प्लस हाफ डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। वेरी सिंपल। ये आपका हो गया पावर, इसी को आप बोलते हो पावर। सो दिस इज नथिंग बट योर पावर। ठीक है, तो dm by dt इज द, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। ये टिपिकली प्रॉब्लम्स में दिया होता है कि इट इज लेट्स से द पंप इज इजेक्टिंग एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड, ऐसे दिया होगा आपको। ये 2 kg पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड 2 kg वाटर इज बीइंग इजेक्टेड। तो ये आपको दिया होगा dm by dt, आप प्लग इन कर दो, हाइट आपको पता होगी पंप कितना पंप कर रहा है और किस वेलोसिटी से पंप कर रहा है, प्लग इन ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ अ वाटर ड्राइंग पंप। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप ऐसे निकाल सकते हो, बुक में जैसे लिखा रहता है dm by dt को कॉमन लेके। इफ यू टेक dm by dt कॉमन हियर, देन दिस विल बी gh प्लस वी स्क्वायर बाई, इसको आप ऐसा फॉर्मूला भी हल कर सकते हो। वैसे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला तो ठीक है, मतलब अगर आप भूल भी गए तो आपको बस ये लिखना है कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज एंड dm इंटू वी स्क्वायर हाफ dm इंटू वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे भी कर सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज करो, लेकिन ठीक है, समटाइम्स इट कैन गिव यू, समटाइम्स इट। चलो प्रॉब्लम्स करते हैं थोड़े से इसको। तो पावर के क्वेश्चन में ना हमारा थीम क्या होगा, पावर के सारे क्वेश्चंस में वेरी सिंपल, अल्टीमेटली यू हैव टू जज द वर्क डन एंड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, तो और कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और ये श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है मेंस में, सीईटी में, क्योंकि ये यूनिक टॉपिक है थोड़ा, और इट इज वेरी क्लोज टू डे ऑपरेशंस, तो इसलिए क्वेश्चंस जनरली इसके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसको। बोल रहा है अ कार ऑफ मास, कार है हमारे पास, इसका मास m इज गिवन एज 500 kg। ओके, 500 kg की कार है एक। इट इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। u इज 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड, on a straight road in same direction। ठीक है, we want to double its speed। ठीक है, the speed needs to be doubled, needs to be doubled। ठीक है, मीन्स ये हमको करनी है v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन पूछा है फाइंड पावर डेवलप्ड बाय द इंजन टू डू दिस। जब स्पीड डबल करने के लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करने मतलब कुछ इंजन को वर्क करना पड़ेगा, पावर डेवलप करनी पड़ेगी, तो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैसा है कि अभी अगर आपको निकालना है पावर, तो पावर के लिए आप जाओगे वर्क डन पे। अब वर्क डन इस केस में निकालने का कोई चांस नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमें फोर्सेस का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, कितना फ्रिक्शन फोर्स है, क्या एयर रेजिस्टेंस है, कुछ मालूम है आपको? नहीं मालूम है। तो द ओनली वे यू कैन फाइंड द वर्क डन इज बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको इतना पता है कि आपकी कार की स्पीड अभी 36 है और उसको हमको डबल करना है 72। इसका मतलब है नेट वर्क डन बाय द इंजन एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन बाय द इंजन शुड बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो वही चीज करेंगे हम। तो वर्क डन बाय द इंजन, इसीलिए ना दिमाग थोड़ा सा अपने को, वी हैव टू ओपन अप आवर माइंड फॉर वैरायटी ऑफ अप्रोचेस। हियर यू कैन नॉट गो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, force is not taking you anywhere, so go with the kinetic energy work energy theorem. Work done by engine is equal to delta k, मतलब change in kinetic energy। so ये W आ गया आपका
हाफ एम 500. अब थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे. दिस इज किलोमीटर पर आवर. सो 72 इंटू 5/18 इसका स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 36 इंटू 5/18 और इसका भी स्क्वायर. स्क्वायर क्यों कर रहे हो? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ एम वी स्क्वायर होता है. सो दिस इज माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज माय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज 18 4. So this is going to be 20 and this is going to be 10. So this is 250. तो जाएगा 20, so 400 minus 100. So 250 into 300. This is in terms of what? It's 7500. ठीक है. बट मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया? अच्छा 1000. ठीक है. वॉट. ठीक है. हाँ 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. अच्छा इसमें एक चीज और थी. ओके. सो दिस इज हाँ. सो अब हमको निकालना है दिस इज जूल्स. दिस इज जूल्स वर्क डन राइट. अब पावर के लिए हमको इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं लिखना भूल गया. टोटल टाइम इज यू हैव टू डू दिस टास्क इन 1 minute. Now engine needs to double the speed in 1 minute. So power would be आपका work done which is 75,000 divided by 1 minute which is 60. This will be 1250. This task has to be done in, the speed has to be doubled in 1 minute. Right, so this is your work done guys, which is coming from change in kinetic energy. और उसको डिवाइड कर दिया हमने टाइम से. दिस इज द पावर ऑफ द इंजन यू नीड टू 1250. ठीक है, क्लियर. तो वेरी सिंपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. अब एक पंप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग. पंप का क्वेश्चन करते हैं. A pump is required to lift. एक पंप है हमारे पास, वाटर पंप. इसको लिफ्ट वाटर ऑफ मास 1000 kg. ठीक है, पर मिनट. इस पंप को वाटर को लिफ्ट करना है 1000 kg पर मिनट फ्रॉम ए 20 मीटर डीप वेल. फ्रॉम ए 20 मीटर डीप वेल. ठीक है. एंड इजेक्ट इट एट द रेट ऑफ 20 meter per second. Eject it at the rate of 20 meter per second. What horsepower engine is required? What horsepower engine is required? मतलब क्या करना है? 1000 kg per minute को से रेट से 20 मीटर डीप वेल से उठाना है इस पानी को और इसको किस स्पीड से इजेक्ट करना है? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो अभी आप देखो जो हमने आपको थ्योरी का बताया था फॉर्मूला उसी से आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज व्हाट. 1000 kg पर मिनट ये क्या चीज है? dm/dt. सो ये हो गया आपका dm/dt. करेंगे मतलब कॉन्सेप्चुअली तो ये चीज है ना, इसको बस खाली यूनिट कन्वर्ट करनी. सो दिस विल बी 1000 kg पर मिनट. सो हमको इसको
60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो पर सेकेंड आ जाएगा। तो दिस इज kg पर सेकेंड। तो ये वट एवर आपका आ गया 50/3, ये आपका आ गया dm/dt। चलो एक चीज साथ में आ गई, ये 20 मीटर क्या है h, सो h इज 20 मीटर, ये भी हाथ में आ गया। दिस इज v 20 मीटर पर सेकेंड, सो v इज 20 मीटर पर सेकेंड। अभी थ्योरी पता होने के बाद हमको क्वेश्चन सिंपल लगता है, क्योंकि अभी यही प्रॉब्लम में आपको बिना थ्योरी पढ़ाई कर दो डिफिकल्ट लगेगा। आपको मालूम है तो क्या करना है आपको, पावर ऑफ द पंप वुड बी बेसिकली dm/dt टाइम्स gh प्लस 1/2 dm/dt इंटू इतना करना। ठीक, अब वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम लोग यहाँ पर। dm/dt इज 50/3, g को हम 10 ले सकते हैं इजिली, h इज 20 मीटर्स, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 1/2 dm/dt इज अगेन 50/3 इंटू v स्क्वायर इज 400। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे गाइस, एंड देन दिस विल बी सम नंबर इन वॉट, देयर विल डिवाइड बाय 746, क्योंकि ये वॉट में आएगा। इन हॉर्स पावर, पावर इन हॉर्स पावर वुड बी whatever this number is, you divided by 746, whatever this number is, and your final answer would be 8.85 के आसपास। That will be your final answer, ठीक है, approximately 9। Calculation is not important, I am sure you guys can do it, just plugging in the values is important, ठीक है। You guys let me know if the answer does not match, ठीक है, because generally मैंने कैलकुलेट किया था तो 8.85 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अलग वैरायटी है। अब यहाँ थोड़ा आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो रॉकेट प्रोपल्शन में dm/dt वाला था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिकॉल करना पड़ेगा। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड, सिनेरियो इज सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। मतलब मेरे पास एक बेल्ट है, ठीक है, conveyor belt which is moving, this conveyor belt is moving with 5 meter per second। जैसे एयरपोर्ट्स में होता है conveyor belt slowly moves with a constant speed, तो वैसे ही इससे conveyor belt it is moving with a constant speed of 5 meter per second। और यहाँ पे कोई पाइप है, जैसे मान लेते हैं इस पाइप से मैं सैंड गिरा रहा हूँ on this conveyor belt, so this sand is being dropped at the rate of 0.5 kg per second। ऊपर एक पाइप है, इस पे हम गिरा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज dm/dt। क्वेश्चन इज द पावर नीडेड टू कीप बेल्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। फाइंड पावर नीडेड to keep belt moving with same velocity। ये करना आपने, ठीक। अब यहां पे देखो, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को आप जानते हो, किसी भी चीज को कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए क्यों वर्क करना है। एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं तो वर्क नहीं है।
बट रिमेंबर वन थिंग कि फोर्स के इक्वेशन में द बेसिक फॉर्मूला फॉर फोर्स इज dp by dt. Rate of change of momentum is force, and this p is nothing but m into v. So even though your velocity is constant, it will be v into dm by dt. This much force you would need. So since you are dropping constant mass on this conveyor belt, if you want to move this conveyor belt with the constant velocity, you will still have to apply a force, because if you don't do that, sand का weight इस पे बढ़ता जाएगा और धीरे-धीरे स्लो डाउन होती जाएगी. समझ रहे हो आप? So you still need a force, not because of ma, not because of m dv by dt. dv by dt is 0, but because of v dm by dt. Right? So this is the force you need. Force would be v times dm by dt. ये फोर्स निकाल लोगे अभी आप लोग. v is given as 5 meter per second, dm by dt is 0.5. now how do we judge the power? So guys, पावर का एक और फॉर्मूला होता है in terms of force, तो वो भी जरा देख लेते हैं एक बार. it's a quite handy formula because कई बार वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला जरूरत पड़ता है हमको. तो इसमें आप समझो कि मैंने आपको बताया कि पावर इज इक्वल टू dw by dt. ठीक है, dw by dt. आप इसको आप लिख सकते हो d by dt ऑफ f dot ds, है ना? इसको f dot ds कर लो, d by dt ऑफ f dot ds. एट एन इंस्टेंट फोर्स बदल नहीं रहा होगा, तो फोर्स आपका बाहर आ जाएगा, तो जाएगा d s by dt, और ये हो जाएगा ds by dt is the rate of change of displacement. This is force into displacement, right? So ds by dt is rate of change of displacement, which is nothing but velocity. So this will be f dot v. और नॉर्मल केस में फोर्स और वो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हो मानेंगे तो सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसको नॉर्मल केस में ऐसे f इंटू वी भी लिख लेते हैं. बस ये याद रखना कि एक्चुअल f इंटू वी फॉर्मूला नहीं है, ये सिंप्लीफाइड है जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन. अदरवाइज f डॉट v इज वेक्टर टर्म्स में, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट है. सो ये एक फॉर्मूला आप और भी याद रखिए. वेक्टर फॉर्म में स्केलर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म and this is the scalar form. तो यहां पे भी देखो, आप इस क्वेश्चन पे वापस आओगे, आपने फोर्स निकाल लिया v dm by dt, वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो आप पावर निकाल सकते हो. फोर्स कितना है डियर? 2.5 ना, 2.5 न्यूटन. तो इस 2.5 न्यूटन को हम बड़े प्यार से वेलोसिटी फिर से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 5 मीटर पर सेकंड, 12.5 वॉट का आपको पावर लगेगा, सो दैट दिस कन्वेयर बेल्ट कैन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. राइट? सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि क्या बताया कि यू स्टिल नीड अ फोर्स, बिकॉज यहाँ पे दिस गाय इज ब्रिंगिंग यू फोर्स. अगर आप याद करो तो रॉकेट प्रोपल्शन की प्रॉब्लम से तब भी हमने फॉर्मूला यूज किया था, v dm by dt है ना, तो वही चीज है यहाँ पे भी. जब भी वेरिएबल मास होगा, दिस इज अ वेरिएबल मास, समझ जाना कि दे आर हिंटिंग टुवर्ड्स दिस फॉर्मूला ऑफ फोर्स v dm by dt whenever there is a variable mass. अब एक टिपिकल वैरायटी होती है एलिवेटर प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आपको करा देता हूं मैं एक एलिवेटर प्रॉब्लम, ताकि आपको ये प्रॉब्लम भी दिमाग में रहे कि कैसे टैकल करना है. कहीं पे भी कंसेप्चुअल गैप नहीं रहना चाहिए ना जब भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो कोई कंसेप्चुअल गैप रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है कि एलिवेटर है हमारे पास, आपके सोसाइटीज में जो लिफ्ट रहती है वो ये एलिवेटर, इसकी कैपेसिटी है 10% की. इट कैन हैंडल और इट कैन लिफ्ट 10% एट अ टाइम. ठीक है, एवरेज मास 68 kg. जब वो आप देखो लिफ्ट में लिखा रहता है ना
कैपेसिटी विद एवरेज मास। तो इस केस में एवरेज मास लिया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा मिस्टर खली घुस गया बोले कि मैं तो अकेला ही हूँ, तो सर आपने 10 लोगों की जगह ले ली है खुद ही, है ना। तो यहाँ एवरेज मास जो दिया हुआ है 68 kg है। तो टोटली ये मास कैरी कर सकता है 680 है, कहने का मतलब ये। मास ऑफ एलिवेटर अलग खुद का भी मास होगा भाई। इसका जो मास ऑफ एलिवेटर है 920 kg का, ये अकेला खुद का ही है 920 kg। Now it moves with the velocity, elevator moves with a constant velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 6000 न्यूटन। इसकी रेल्स जो होंगी जिसपे चल रहा होगा, उसकी रेल्स और उसके व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स opposing the motion is given as 6000 newtons, is given to us. If elevator is moving with full capacity, if elevator is moving with full capacity, power developed by the motor is G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। ठीक है, पहले वर्क क्यों करना पड़ेगा, पावर क्यों चाहिए। तो इट इज क्वाइट इंट्यूटिव यार, इतने लोगों को ऊपर उठाना तो पावर तो चाहिए। बट अगेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट स्टिल यू आर डूइंग द इंजन, इवन टू कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट, इंजन विल हैव टू पुट सम एफर्ट। अब वो कैसे निकलेगा। टोटल अगर किसी चीज को, मान लो ये एलिवेटर है, ठीक है, दिस एलिवेटर, ये एलिवेटर, ठीक है, इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। इफ दिस गाय इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स द नेट फोर्स हैज टू बी जीरो, नेट फोर्स हैज टू बी जीरो। तो यहाँ पे फोर्स क्या क्या लग रहा है, इसका वेट m/g, मतलब इसमें सब कुछ आ गया, जो लोग यहाँ खड़े हैं प्लस एलिवेटर का वेट, टोटल वेट जो डाउनवर्ड लग रहा होगा, राइट। इट इज गोइंग अप, फ्रिक्शन फोर्स वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द रेल्स। जो टोटल हमें दिया हुआ है दोनों को मिला के 6000। This is the net downward force. If this guy has to go up with a constant velocity, engine will have to put an equivalent force upwards. Then only it will go up with a constant velocity. इससे ज्यादा भी लगा सकता है, अगर इससे ज्यादा लगाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, but that is not the requirement. You have to just somehow manage to move with the constant velocity. So ये force कैसे निकलेगा? This force will be equal to total friction force, means this plus the total weight. एंड देन फोर्स आप निकाल लोगे, ये mg प्लस 6000, ये आप निकाल लेना यहाँ पे। और पावर का फॉर्मूला जब भी वेलोसिटी के टर्म में आएगा तो फोर्स इनटू जो भी ये फोर्स आपने निकाला उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये करके आप लोग मुझे बताओ कि आपका आंसर ये आ रहा है, पावर इज 66,000 watt।
सो इनका 10 पीपल का वेट 680 होगा, वो 680 को आप में ऐड करोगे आप 920, है ना, 920, और उसको जी से मल्टीप्लाई करोगे। सॉरी, आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कुछ करते हैं PYQ का, राइट। आई होप एवरीवन विल गेट इट इवेंचुअली। टोटल मास दिस इन 680 प्लस 920 आएगा, 680 एंड 920 1600 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया ना, 680 फुल कैपेसिटी पे चल रहा है वो। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 229 पे आओगे एक बार, पेज नंबर 229 पे मॉड्यूल में, पेज नंबर 229 में कैन वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 84। पेज $84। 1 ton is 1000 kgs।
बी इज आंसर बी. हो जाना चाहिए गाइस, है ना. जो फोर्स निकालना है, फोर्स कुछ नहीं, इसका इसी का 12% है. जो रेजिस्टिव फोर्स जिसके अगेंस्ट इंजन को वर्क करना है, दैट इज 12% ऑफ इट्स वेट. सो दिस विल बी 12/100 ऑफ m into g, मतलब g you can take as 10, right? So this will be 1200 newtons. The power will be force into velocity. So 1200 किस velocity से move करना है, जो भी देख लो. 15. ये आपका आंसर वॉट में आएगा. ऑप्शंस किलो वॉट में दिया, 1000 से डिवाइड कर लेना है इसको. 180. दिस विल बी 18 किलोवाट. ठीक है. सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. तो पावर के और भी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है. अभी आज थोड़ा थ्योरी कवर करनी है. तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड कोलिजन्स. ये एक छोटा सा जो टॉपिक है, somehow it is plugged in this topic, work, power, energy, but it does not really belong here. It's a topic in itself, but for some reason it talks about kinetic energy and all that. So इसलिए थोड़ा सा इसको plug in किया गया है इस जगह. यहाँ पे NCERT ने किया है, यहाँ पे तो मैं भी कर रहा हूँ. Collisions simple topic है, ज़्यादा इसमें मतलब थोड़ा सा solving part is sometimes tricky, but conceptually it is not very hard to understand. कोलिजन तुम समझते ही, आपने पता ही होगा कि मतलब टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, राइट, इधर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे कैन इवेंचुअली कोलाइड. इसका मास m1 है, ये m2 है, दिस इज u1 है, ये u2 है. कोलिजन के बाद दे माइट मूव with a different velocity. We don't know this way or that way. It could be anything, right? I'm just for drawing sake, I'm just drawing this way. Okay, so this is m1. It is moving with v1. This is m2. Now after the collision, it is moving with v2. Right? So this is before, during, and after collision. Before the collision, they were moving with certain velocities. They collide. There will be some exchange of forces, and after that there will be some separation, and they will move with some different velocities. Right? Generally हम लोग जैसे पूल खेलते हैं ना, पूल में आप क्यू बॉल से मारते हो, वाइट बॉल से, तो वाइट बॉल comes back or it may go ahead depending on your shot, and the ball you are targeting that might move with certain velocity. So वैसे ही कुछ सिनेरियो है, ठीक है. तो typically what we are interested in, typically masses of the objects are known and their initial velocities are known. What we are asked, they will give us velocity of one of the object, ठीक है, after the collision, and they'll ask the velocity of other object after the collision. Or they may also not give any of these v1 v2, and they may ask us to derive v1 and v2 from whatever information they have given us. So that is generally the target. कि what will happen after the collision. तो असली फिजिक्स समझते हैं, कोलिजन की फिजिक्स विल अंडरस्टैंड दिस. एक बार आप समझ गए तो इसके जो थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं स्कूल एग्जाम्स में, वो भी आप टैकल कर सकते हो. सो ड्यूरिंग द कोलिजन होता क्या है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी और व्हाटएवर, राइट. सो दैट व्हाटएवर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. सो वी आर करंटली अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन. सो ड्यूरिंग वाला पार्ट हम जरा जूम इन कर रहे हैं.
ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, सी पहली चीज तो आप समझो कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, कोलिजन मतलब कांटेक्ट, obviously when they come in contact they will apply some action reaction kind of force on each other. Let's say this is the action force, अब one of them can be taken action. अभी collision के टाइम में किसने action लिया किसने reaction लिया, it is very difficult to judge, but what we can say कि ultimately everything has to be action reaction. जितना जोर से collision होगा there will be more force and the same force will be applied on either of the balls. So this is F action and this is F reaction. And we know that from Newton's third law, F action would be F reaction, right? So there is a action reaction forces coming into. Now what we are assuming here guys, what we are assuming कि इस collision के अलावा इनको disturb कोई नहीं कर रहा. These balls or these objects are in total isolation. There is no gravitational force, there is no magnetic force. Their dunya is this only. ठीक है, the world is this. So I can just draw a boundary for a moment and say कि this is an isolated place जिसमें और कोई interference नहीं है. So if I consider these two objects as one object for a moment during the collision, so whatever forces we have shown here from an outside world, no one has applied any other force, right? So these forces are there internal. जैसे कि मान लो कि you are in a family, right? तो अभी let's say your mom has an income, your dad has an income, ठीक है? There is just one income, right? You can say now this is like unless until the money is going out of your house, the money is conserved, right? तो वैसे सोचो कि यहाँ पे this is a family, there is no external force, that means the net force is zero. If the net force is zero, can I say there should be no change in momentum? Because force is what? Force is the rate of change of momentum. If there is no external force, remember these are internal forces. These internal forces from an outside person is no force. So since dp by dt is 0, your p should be conserved. Means their total momentum should conserve. मतलब हो सकता है कि आपके पास फादर के पास 500 थे, मॉम के पास भी 500 रुपीज थे, फादर ने 500 रुपीज दिए मदर को, तो उधर 700 हुए, इधर 300 हुए, बट टोटल 1000 ही है. सो हो सकता है कुछ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि मोमेंटम एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, बट टोटल मोमेंटम इस ग्रुप का, इस सिस्टम का विल बी कंजर्व्ड. टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, and this is the concept we'll be exploiting a lot. Total momentum is conserved. Means if I come back to the situation we were having on the previous page, I will write P initial is equal to P final. अभी u1 u2 मुझे नहीं पता, they are vector quantities, right? They are vector quantities, so I will just write in the vector form m1 into u1 plus m2 into u2. This was my total initial momentum, right guys? Total initial momentum. And finally क्या है? It is moving with v1 and this is moving with v2, so this should be equal to m1 v1 plus m2 v2. Right? So whenever we are putting the values of u1 and u2 and v1 and v2, we have to take care about the directions. For example, in this case
to be specific, in this case, if I am taking this direction as positive, you can decide which direction you want to take positive, doesn't change your answer. If you happen to decide this direction as positive, you will multiply m1 with a u1 positive, and this would be m2 with a u2 negative, because if this is positive, this has to be negative momentum. So ये बस ध्यान रखना होता है when we are applying this equation. It's a vector equation, so you have to consider the directions of the objects. So this is the first part. Apart from the exchange of momentum, there is also exchange of energy, because if they transfer their velocities, obviously the kinetic energy will be transferred, right? तो kinetic energy transfer कैसे होता है उसको थोड़ा समझना है हमको. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैपन. Whenever the balls are in contact, right? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट. सो दो, जैसे कि मैं बॉल्स देखे, क्यू बॉल, हमें लगता है कि ठीक है क्यू बॉल है मतलब हार्ड बॉल है, तो कुछ उसमें चेंज ऑफ शेप और डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है. ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होता है कि वन ऑफ द बॉल और वन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, और थोड़ा शेप उसका चेंज होता है. मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से लगे हुए हैं, परफेक्टली हार्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है. इसको ऐसे आप सोचो, ठीक. तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे, ये स्प्रिंग एक्चुअली है नहीं, ये एक्चुअली क्या हुआ होगा, ये हो सकता है कि शेप में कुछ इस तरीके से हो गया और ये वाला कुछ इस तरीके से हो गया, डिफॉर्म हुआ होगा, राइट. तो यहाँ समझना मुश्किल है. तो इस डिफॉर्मेशन को समझने के लिए आप ये इमेजिन करो कि एक ब्लॉक में एक स्प्रिंग लगी हुई है. सो होगा क्या, जब ये कांटेक्ट में आएंगे, फर्स्ट when they are colliding, they are coming into the contact, this spring will get compressed. ये compress हो गए और ये कुछ इस स्टेट में आ गए, ये है, this is a compressed state also, right. फिर collision has to die, मतलब they have to get separated out. So compress होने के बाद धीरे धीरे फिर ये spring इनको पुश करेगी और वापस ये अपनी जगह पे आ जाएंगे, राइट. अब होगा क्या, फॉर सर्टेन ड्यूरेशन some of their kinetic energy they were moving earlier, right? They collided like this, right? They were moving like this. So their initial kinetic energy for the duration of collision will become इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जितने टाइम तक वो कोलाइड कर रहे हैं, लेट्स से 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड या 0.1001 सेकेंड, राइट, वो डिपेंड करता है. बट ड्यूरिंग दैट टाइम सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज वुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर ये समझो बात को, अब अगर ये स्प्रिंग परफेक्ट स्प्रिंग है, परफेक्ट स्प्रिंग मतलब जो अपने पास कुछ मत रखे, मतलब whatever amount it was compressed, it completely comes back into its own original shape. That means whatever potential, whatever kind elastic potential energy it had stored, it gives back to the blocks, either to this one or to that one. But अपने पास कुछ नहीं रखा स्प्रिंग ने, it gives it back to the original blocks. तो उस केस में क्या होगा, their total kinetic energy before will be equal to total kinetic energy after. Why I am saying total? Because individually their velocities will change. अब ये स्प्रिंग जब डिकम्प्रेस होगी तो किसको ज्यादा पार्ट मिलेगा, किसको कम पार्ट मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि कोलिजन की डायनेमिक्स कैसी है, बॉल्स का मेटेरियल नेचर कैसा है. लेकिन हाँ, चूंकि स्प्रिंग को अपने पास कुछ नहीं रखना है, इट हैज टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग, परफेक्टली इलास्टिक मतलब खींचा और छोड़ा मतलब वापस
एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, राइट। तो ऐसे केस में जब अपने पास वो कुछ नहीं रखेगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में आए, डी शेप हुए, कांटेक्ट में आए, प्रेस हुए, प्रेस करने के बाद वापस ओरिजिनल शेप में दे कम बैक टू द ओरिजिनल शेप। When they come back to the original shape, if they're coming back to the perfect original shape, right, then the collision will be elastic, and this collision is typically called the same name, elastic collision. ठीक है, तो हम जरा collision को अभी दो अलग अलग टर्म्स में समझेंगे, दो अलग अलग वैरायटी में समझेंगे collision। ठीक है, इसको हम टिपिकली दो तरीके से समझते हैं। पहला जो हमने अभी समझा, इट वॉज इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब शेप जो था ऑब्जेक्ट्स का बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कोलिजन के पहले था। The original shape of the objects would completely be relived. Do you understand this? So the collision would be elastic, and in this kind of collision, total kinetic, I use word total, मतलब ऐसा नहीं है किसी एक ब्लॉक के लिए बोल रहा हूँ सेम रहेगी। The total kinetic energy would be conserved. Total kinetic energy is conserved. मोमेंटम तो कंजर्व है ही, क्योंकि फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पे। मोमेंटम इज दिस इज इलास्टिक कोलिजन। सो बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स regain, let's use word regain, their original shape. Clear? अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, we are saying total kinetic energy is conserved, मतलब before the collision energy equal to after the collision। अब एनसीईआरटी ने इसमें क्वेश्चन बना दिया कि is the total kinetic energy conserved throughout the collision, मतलब is that energy conserved, kinetic energy conserved during the collision also? No, बिकॉज ड्यूरिंग द कोलिजन, जब ये कॉन्टैक्ट में थे, एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड, देयर वाज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच गॉट कन्वर्टेड इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन नॉट दिस स्टेटमेंट की से कि बॉस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर, राइट? Okay, up we'll come to the second part, which is inelastic collision. Inelastic, इसमें क्या होता है? Now let's come back to the scenario. कुछ ऐसा हो जाए कि after the collision this spring does not come back to its original length. There is some deformation in the spring which stays. हो सकता है ना, आप एक रबर बैंड को बहुत देर तक खींचो, सो इट मे नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट मे गेट परमानेंटली स्ट्रेच्ड। तो ऐसे ही कुछ हुआ, ये परमानेंटली कंप्रेस हो गया। अगर ये परमानेंटली कंप्रेस हो गया गाइस, तो यू कैन इमेजिन देन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज परमानेंटली गिवन टू द स्प्रिंग, मींस दे विल बी, अभी स्प्रिंग तो मैंने इमेजिनरी लगाया आपको समझाने के लिए, बट व्हाट आई मीन टू से, there will be some permanent deformation either in both the objects or maybe one of the objects.
कोलिजन के बाद आपको भले ही वो बॉल राउंड थी, अभी भी राउंड दिख रही है, बट माइक्रोस्कोपिकली आप देखोगे जाके देयर कुड बी सम डिफॉर्मेशन, राइट? सो इन दैट केस द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड. सो इस केस में there is a permanent deformation. There is a permanent deformation, and because of that total kinetic energy is not conserved. Rather, this is always a loss, and we will prove that. ठीक है, with mathematics we will prove total kinetic energy is not conserved. There is a loss of K. There is a loss of K. Yes, momentum is conserved because momentum is just action reaction pair. The forces are still action reaction, so there is no external force. There is no external force. जो भी forces लगे हुए internal थे, momentum would still be conserved. Momentum is conserved. So कैसा भी collision हो, momentum is always conserved. Kinetic energy depends what kind of collision is this. Clear? Now inelastic collision has a very very specific case. वो case ये है, if these objects after the collision, जैसे कि आप समझो, ये हटा दो मैं, तो समझ लिया हमने. लेट्स से दे डिसाइड टू स्टिक टुगेदर. ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं अभी, ठीक है, एंड आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड दे मूव विथ सम कॉमन वेलोसिटी. दे मूव विथ सम कॉमन वेलोसिटी. दे आर कमिंग विद जैसे u1 एंड u2 एंड ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर. इस केस में तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो शेप होगा वो चेंज होगा ही होगा. इफ दे स्टिकिंग टुगेदर तो शेप कैसे सेम रह सकता है? तो इसका मतलब ये है कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, बट ये एक पर्टिकुलर है, इसको बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक. क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीटली इनइलास्टिक. इसको प्लास्टिक भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है. प्लास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इलास्टिक या फिर प्लास्टिक कोलिजन. कंप्लीटली या फिर कहीं कहीं वर्ड यूज करते हैं परफेक्टली. परफेक्टली इलास्टिक मतलब ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर. अब इस स्टिक टुगेदर है, इसका मतलब हमको ध्यान रखना है कि आफ्टर द कोलिजन देयर हैज टू बी अ कॉमन वेलोसिटी. अब ये स्टिक, अगर स्टिक भी कर रहे हैं और अलग अलग भी चल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब है कि दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर कंप्लीटली इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक कोलिजन. तो इसका एक आप वेरिएशन यहां पे लेते चलोगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक. अब ऐसा हमेशा आपको कोलिजन मतलब कोलिजन ही नहीं होगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये कोलिजन का सिनेरियो बनता दिख रहा है. मतलब कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट्स आपस में बाउंस कर रहे हो, टकरा रहे हो. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. व्हाट यू कैन से, जैसे मान लो अभी हमारे पास एक ओपन कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये रेल्स पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये रेल्स पे मूव कर रहा है. जैसे कि नहीं वो खाली बोगीज रहते हैं ट्रेन में और वो रेल पे जा रही है, ठीक है, ऐसे. अभी कोई हिंदी पिक्चर का हीरो आया एकदम सलमान खान या कुछ, और इस पे आके जंप करके खड़ा हो गया, है ना, ऊपर से ऐसे. नाउ दिस सिचुएशन कैन बी एक्चुअली, अगर आप ध्यान दो तो ये एक परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है. कोलिजन नहीं हुआ है, बट सिनेरियो फिजिक्स पर्सपेक्टिव से सेम. इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम टुगेदर, पुट टुगेदर
Now they are sticking together, they're moving with constant velocity, common velocity, so इनका masses into their velocity, so total momentum after before we can conserve. आप समझ रहे हो? So कभी कभी ऐसा नहीं है कि collision बोल के आपको प्रॉब्लम आएगा collision. Sometimes this is one scenario, this is second scenario, एक जैसे बॉम्ब ब्लास्ट या कोई ऑब्जेक्ट एकदम से वो बिकॉज ऑफ सम इंटरनल केमिस्ट्री राइट सम एक्सप्लोजन हैपेंस, उस एक्सप्लोजन की वजह से इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, तो ये दो पार्ट बने. ठीक है, दूसरा पार्ट ऐसे हो सकता है कि एक पार्ट इधर निकल जाए V1, दिस पार्ट. नाउ दिस इज ऑल्सो अ रिवर्स ऑफ कोलिजन. ठीक है, इट वॉज हैप्पीली रेस्टिंग, देयर वाज नो मोमेंटम, बस अंदर कुछ केमिकल लोचा हुआ, कुछ केमिस्ट्री हुई, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्लास्ट हो गया. एक फ्रैगमेंट इधर गया, एक फ्रैगमेंट उधर गया. हाँ, इस केस में मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूं कि दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर दोनों ने सेम डायरेक्शन में मूव किया गाइस तो मोमेंटम कभी कंजर्व ही नहीं होगा. मोमेंटम कंजर्व करना मतलब जीरो करना पड़ेगा ना. इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, Pi is zero here, so Pf has to be zero. और अगर Pf जीरो होना है इसका मतलब अगर ये इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा ही जाएगा, या फिर अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, वरना ये जीरो कैसे हो पाएगा. अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ कोलिजन ओनली इन अ रिवर्स वे. ठीक है, तो व्हेन वी डू द प्रॉब्लम्स ऑफ कोलिजन वी विल डू दीज वेरिएशंस स्लोली एंड ग्रेजुअली. पहले हमें करना है एक छोटा सा डेरिवेशन का पार्ट. तो जो थ्योरी का पहला पार्ट होगा वो हमारा थोड़ा डेरिवेशन होगा, क्योंकि वो इन अ वे यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉस, कंजर्विंग द मोमेंटम, कंजर्विंग द एनर्जी, एंड यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि फ्रॉम अ डेरिवेशन पर्सपेक्टिव व्हाट आई हैव टू डू इन द स्कूल एग्जाम जब ये आता है. अगेन ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, तो बस 11th का सिलेबस तो नहीं आएगा, बट ऑफ कोर्स इस साल तो ये डेरिवेशन डेफिनेटली जब भी आपके टॉपिक सिलेबस में होगा तो ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा आपको. इनमें से एक कोई डेरिवेशन आएगा आपको. ठीक है, सो मैं आई जस्ट राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन वी विल डू द डेरिवेशन फॉर. ठीक है, सो पहला जो डेरिवेशन है आपके लिए कोलिजन का वो ये है. ये करने के बाद हम ब्रेक लेंगे. देयर टोटल 3 डेरिवेशंस. पहला डेरिवेशन है प्रूव दैट, और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है. ठीक है, प्रूव दैट इन अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन there is always loss of kinetic energy. You have to prove it mathematically. Okay. We have understood it with the spring example, right? There is some permanent deformation, there is some potential energy loss, but इसको mathematically prove करना है. Easy है. So scenario, अच्छा scenario थोड़ा simple लेंगे, मतलब specific लेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और इससे थोड़ा डेरिवेशन सिंपल हो जाता है. और आपको एग्जाम में जो आएगा सिलेबस प्रूव करने के लिए वो इसी स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए ही आएगा. ठीक है, तो इसको अगर हम बिल्कुल जनरल केस लेंगे तो मैथ्स विल बिकम लिटिल डर्टी. ठीक है, तो वी आर टेकिंग ए स्पेसिफिक केस. वो केस ये है, वी विल टेक वन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 मूविंग विद द वेलोसिटी u1 and the other mass m2 we will take u2 as 0. मतलब we have taken this object at rest. इससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा.
ठीक है. Now they collide. This is M1, this is M2, and since it is completely inelastic, मतलब perfectly inelastic collision, they'll stick together, and let's assume that they move with a velocity v together. Okay, scenario is clear. Before, this is before collision. One is moving with u1, mass m1, mass m2 is at rest, means u2 is 0. We can only conserve the momentum because it's a inelastic collision. We cannot conserve the kinetic energy. We'll just conserve the momentum. So momentum conserve करते हैं आप. अगर हम momentum conserve करें, conserving momentum देखो, तो ये होगा m1 u1. अच्छा, ये एक चीज और चीज हम ले रहे हैं सिंपली. दिस इज अ वन डायमेंशनल केस, मतलब they are moving u and v are all in the same x axis, x along x axis. This is a one dimensional case. ये another simplification is there. So conserving momentum, तो क्या आ जाएगा, m1 u1 इसका हुआ 0. This will be equal to, after collision their mass would be m1 plus m2 and it is moving with velocity v, right guys? So यहाँ से v क्या आ गया हमारे पास, v आ गया m1 u1 अपॉन m1 plus m2. इसमें कोई समस्या किसी को? We could find out the velocity very easily just by conserving momentum. m1 u1 plus 0 0 क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे. ठीक है. अब अगर हम लॉस इन के निकालने की कोशिश करें, लॉस इन के, तो क्या होगा, के आई मतलब ये हो जाएगा के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिर्फ इसकी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो चल नहीं रहा था. इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर. करेक्ट बात है ना इधर. फाइनली क्या हुआ, माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर. दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v टुगेदर, है ना. तो दिस इज लॉस. तो यहां से 1/2 हम कॉमन लेते हैं. ठीक है. इसको करेंगे m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2, कुछ नहीं करेंगे, बस v की वैल्यू प्लग इन करेंगे. यहाँ पे लिख रहे हैं v स्क्वायर की वैल्यू ये, तो देखो क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, राइट. और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. अब ये होल स्क्वायर लिखते ही आपको दिख गया होगा बड़े आराम से कि एक m1 प्लस m2 स्क्वायर को कट कर देगा, तो कट कर लिया हमने यहाँ. तो ये हो गया 1/2 m1 u1 स्क्वायर गाइस, कोई चेंज नहीं. और ये हो गया 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन जस्ट m1 प्लस m2. Does that make sense? Make sense, right? Now we can take common 1/2. We can take one m1 common, and we can take u1 square common. So whatever we can take common, we'll take. So मैं next पे जा रहा हूँ, या फिर आपने ये वाला पार्ट लिख लिया तो मैं इसको रब कर दूँ, उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. We can maintain the same slide. So I am taking, this is equal to 1/2, one of the m1 common and u1 square also common. So that means here though I will just have one because everything is taken out, and here it will be
m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2, यस। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर टाइम्स, यहाँ देखो क्या होगा, m1 प्लस m2 माइनस m1, तो सिर्फ m2 बचेगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2। एक स्टेप मैंने खाली मिस किया, इतना तो आप 11 में कर सकते हो एग्जाम में भी। m1 प्लस m2 माइनस m1 किया, m1 गया, खाली m2 बचा, वो नीचे ही। तो इसका मतलब ये आ गया मेरा 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, राइट गाइस। अच्छा, 1/2 is a positive number, masses all positive, u1 square will always be positive, so can I say this complete number will be positive? And what we are finding, loss, मतलब हमने initial kinetic energy में से final minus किया, this was a loss in kinetic energy figured out, and this comes to be always positive, which is a positive number. With this we can say, since loss is positive, that means there is always a loss of kinetic energy, and initial kinetic energy has to be higher. So with this we can say, i.e. there is always loss of kinetic energy in a completely वर्ड यूज करते हैं, जो कि वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा था, completely inelastic collision। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गाइस, थोड़ा आपको अभी इसी स्टेटमेंट को हम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों को चला दें, इसको m1 u1 इसको m2 u2, we'll still get a positive number, but the maths will become little dirty। तो इसलिए, और अभी आगे के जो प्रूफ करने हैं उसमें इसी सिनेरियो को एक्सटेंड करेंगे। तो अगर आप दोनों चीज़ों को चला दोगे, दोनों ब्लॉक्स को, तो मैथ्स will be very very nasty, so we are trying to avoid that, and that is also the case in NCERT, और NCERT ने भी इसीलिए किया है कि मैथ्स पार्ट थोड़ा फिजिक्स से दूर रखने की कोशिश करें। ठीक है, सो विल टेक ए ब्रेक, ब्रेक के बाद वी हैव टू डू 2 more derivations, ठीक है, like this, and after that I can free you guys up, because considering you have test tomorrow, so I can free you up by 1 o'clock, 1:10, ठीक है ना, चलेगा। इसका कुछ तो करना पड़ेगा यार। और prove that for elastic collision
in one dimension, first proof is velocity of approach is equal to velocity of separation. ठीक है. Second is if masses are equal, velocities are interchanged. And third, if one of the mass is very, very heavy, like a wall or something, then lighter mass rebounds. Then lighter mass rebounds while heavier mass remains unchanged. While heavier mass remains unchanged. ये तीन डेरिवेशन हम लोग do one by one. Velocity of approach is equal to velocity of separation. पहली चीज होती क्या जरा समझ लेते हैं. Velocity of approach and velocity of separation. इसको इक्वल प्रूफ करना. ठीक. कोलिजन इज इलास्टिक. हाँ, अब कोलिजन इलास्टिक है तो हम लोग दोनों कंजर्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करेंगे, मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे. So we will again have the same scenario. This is mass m1 going with u1, ठीक है, और ये u2 is 0, and after the collision, this is before. After collision क्या हो गया है? This is m1 which is moving with v1. This is m2 which is moving with v2. It is not a inelastic or plastic collision. They are not sticking together, so they will move with different velocities. So one is moving with v1, other one is moving with v2. Correct? So guys, velocity of approach क्या होता है? मतलब before the, this is only in the context of collision. Before the collision, this mass is approaching this mass, right? So I can say that their relative velocity of approach could be velocity of the velocity with which this guy is approaching this guy. अगर ये मूव कर रहा होता तो क्या होती है? वो ये होती u1 माइनस u2. ये आपको समझ में आ रहा है? u1 माइनस u2, और ये वेक्टर क्वांटिटी से मतलब अगर u2 ये रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट पे है, so u1 would be the velocity of approach because u2 will be 0. बट अगर ये रेस्ट पे नहीं होता, ये ऐसे मूव कर रहा होता, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आती? माइनस. मतलब जैसे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है. सो ये इसको अप्रोच कर रहा है, वी कैन से 10 माइनस 5 विच इज 5, राइट. अगर ये 5 उल्टा आ रहा होता तो वेलोसिटी अप्रोच क्या हो जाएगी? 10 माइनस 5, क्योंकि ये दिस इज 10 पॉजिटिव, दिस इज 5 नेगेटिव, तो फॉर्मूले में माइनस है एक, तो 10 माइनस 5 तो 15 है.
So eventually they will get added if they are coming together towards each other. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये बात होती है आफ्टर द कोलिजन. So with what velocity they are getting separated. So इसका अप्रोच ये कि ये कितना जल्दी भाग रहा है और ये कितना, इससे मतलब how soon they are getting separated. So this is taken as v2 minus v1, मतलब रिवर्स अप्रोच में u1 minus u2. तो बेसिकली अभी 1 और 2 क्या है? देयर आर सम नंबर्स राइट. आई कुड हैव गिवन दिस नंबर 1, दिस नंबर 2. तो आपको याद कर रखना है इस रिवर्स. अगर आप यहाँ पे u1 माइनस u2 कर रहे हो तो यहाँ पे v2 माइनस v1. ये याद रहेगा ना कि मतलब जिसमें अगर आपने यहाँ से यहाँ पे अगर किया होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u2 माइनस u1 तो यहाँ पे v1 माइनस v2 हो जाता है. इस तरह से इसको याद रखें. सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि एक्चुअली ये चीजें सेम है. मतलब u1 माइनस u2 will be equal to v2 minus v1. This is our first proof. This is our first proof. With maths we have to do this. Okay. तो ये आपने नोट कर लिया velocity of approach, velocity of separation. Can I rub this? चलो. तो पहले तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे. अब इक्वेशन जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको ऐसे रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि if you try to solve the same equation in some different way, you might get into a unnecessary problem or like a messy mathematics. ठीक है. तो you just have to memorize the steps as well to start next. So पहला इक्वेशन हम लिखेंगे कंजर्विंग मोमेंटम. कंजर्विंग वही रहेगी इक्वेशन. m1 u1 plus 0 is equal to m1 v1 plus m2 v2. guys, make sense? तो यहां से हमारे पास आ गया m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 v2. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. ये बात सबको समझ में आ रही है? मोमेंटम कंजर्व किया हमने. पहले का m1 u1 था, इसका 0 था. सिनेरियो वही है ना, u2 0. अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. तो इसका मतलब ये हुआ 1/2. पहले लिख लो यार एक बार. कंजर्विंग काइनेटिक एनर्जी. पहले की है 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं, बाकी की 0 है. ये हो जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर. राइट गाइस? 1/2 सब उड़ा दे. तो यहां से आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. अब दो वेरिएबल है हमारे पास v1 और v2, और इक्वेशन भी दो है. ये 1 है और ये 2 है. ऐसे तो सॉल्वेबल है, बट अभी आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक लीनियर के दो वेरिएबल आपने करना सीखा नहीं है, किसी ने नहीं सीखा है, तो वो ट्रिक लगानी पड़ेगी. ट्रिक कैसे लगाएंगे हम ये करेंगे m1 u1 स्क्वायर. तो यहाँ पे m1 u1 की वैल्यू लिखी हुई है कुछ, m1 v1 प्लस m2 v2. तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, और यहां से हम करेंगे माइनस का m1 v1 स्क्वायर. ठीक है, मतलब इसको इधर ले आए, m1 वाले टर्म्स को सेपरेट कर लिया. यहां पे हमने कर लिया इसको m2 v2 स्क्वायर. कुछ नहीं किया है, इस वाले टर्म को इधर कर दिया. ठीक है, अब यहां पे हमने m1 कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. तो इसको लिखेंगे u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. इसको मैं लिख रहा हूं u1 प्लस v1
एंड U1 माइनस V1। ये दो स्टेप समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? कॉमन लेने के बाद U1 माइनस V1 स्क्वायर हुआ तो U1 प्लस V1, U1 माइनस V1, और यहाँ पे लिखा हुआ है M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, यहां से M1 U1 माइनस ये हुआ M1 U1 चाहिए, और M1 माइनस M1 V1 माइनस M1 V1, इसको इधर ले आया हूं, इसको मैं M2 V2 लिख रहा हूं। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ठीक है। अब देखो, यहां पे मैंने U1 प्लस V1 को तो रखा ऐसे ही, और इस M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया M1 U1 माइनस M1 V1। सिर्फ इस M1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको सेपरेट कर ली, ये हो गया M2 V2 स्क्वायर। अब देखो, M1 U1 माइनस M1 V1, M1 U1 माइनस M1 V1, ये चीज क्या है? M2 V2। तो इसकी जगह लिख लिया हमने M2 V2, तो ये हो गया U1 प्लस V1 इंटू M2 टाइम्स V2, दिस विल बी इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर। M2 से M2 कैंसिल हो गया, एक V2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से आ गया U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो गो थ्रू करो स्टेप्स को। इसको हमने लिख लिया 1.1, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1.1, बस इतना को ध्यान रखना। 1.1 से इस टर्म की वैल्यू जो है मैंने M2 V2 यहाँ पे लिख दी, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप इसको इसी तरीके से नहीं करोगे तो यू विल गेट इनटू अ, आपको लगेगा हाँ कि दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, आई विल मैनेज। यू कैन मैनेज वेल, बट दैट विल कॉस्ट यू सम टाइम, ठीक। अब यहां से मैं बोल सकता हूं U1 माइनस U2, बिकॉज U2 वॉज 0, राइट, इज इक्वल टू V2 माइनस V1, बिकॉज U2 वॉज 0। तो ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये रिजल्ट हमने प्रूव किया है एक स्पेशल केस के लिए, जब U2 0 है, तो ये डेरिवेशन का आप देख रहे हो अभी, सिर्फ U2 जब 0 है तब इतना गंदा मैथ्स हो गया थोड़ा बहुत। अगर आप U2 को भी लेके चलोगे, हालांकि पहले मैं वैसे ही कराता था, बट आई रियलाइज कि एनसीईआरटी में सिंपल केस किया और एग्जाम में भी वही आता है, और डेरिवेशन का कोई अपने को कॉम्पिटिशन का फायदा मिलता नहीं है। जब हम ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए, और उसका स्कोप यही है। तो आपको फॉर्मूला लेकिन जो याद रखना है, ये फॉर्मूला जेनरिक है गाइस, मतलब अगर यहाँ U2 नॉन जीरो भी होता तो U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, दिस इज ऑलवेज द केस, बट ओनली फॉर इलास्टिक कोलिशन, ओनली फॉर इलास्टिक। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन। अब इसी से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। V2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, ये हमारी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं 3, ठीक। या इसको 2 बोलो, क्योंकि हमने 2 तक यूज नहीं किया इसको, ठीक। अब नेक्स्ट डेरिवेशन में जाएंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या था पहले जरा देख लेते हैं एक बार। So this is done. If masses are equal, velocities are interchange, फटाफट हो जाएगा। If masses are equal, velocities are interchange, ये proportional। मतलब क्या कहना ये चाह रहा है कि अगर ये m मास था, ये U1 से जा रहा था, और ये भी m मास था, ये U2 से जा रहा था, टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन हुआ, ये m मास है, तो ये हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी U2
और ये m मास है, इसकी स्पीड हो जाएगी u1, मतलब स्वैप हो जाएंगे वेलोसिटीज, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको अभी इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखें। तो यहाँ से फ्रॉम 3 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। और एक इक्वेशन हमारे पास और भी थी, ये वाली 1, ठीक है, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फ्रॉम 2 sorry from 1 from 2 and from 1 m1 u1 plus m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 v2, सॉरी ये था हमारा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ दे आर टू लीनियर इक्वेशन, स्कोप इज दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस, किसमें v1 v2 हमारे वेरिएबल है तो सॉल्व करना है। तो पहले हम यूज करेंगे टेक्निक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। We know v2 in terms of v1, so we'll plug in the value of v2 here in terms of v1. So equation बन जाएगी m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 u1 plus v1. So यहाँ से आ जाएगा आपका m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 u1 plus m2 v1. Now unknown is what? v1. So let's collect all the term of v1 here and push everything to the right hand side which we know. So we will write it like this. ये जगह m1 plus m2, so minus of m1 plus m2 minus of m1 plus m2 into v1, that will be equal to m2 minus m1 times u1 गाइस। देखो इसको उधर भेजा है और u1 कॉमन लिया, m2 माइनस m1 हुआ और ये सब दोनों टर्म इधर आ गए तो माइनस का m1 प्लस m2 इंटू v1, राइट। सब माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे m1 माइनस m2 लिख देते हैं। सो दिस विल बी v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब इस माइनस को मैंने इधर पुश कर दिया तो ये m1 माइनस m2 टाइम्स u1। ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, v1 वी नो, v2 इज व्हाट, u1 प्लस v1, सो v2 विल बी u1 प्लस v1। तो u1 है, v1 की जगह हम ये लिखेंगे प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये ऐसी थोड़ा बहुत अजीब सी मैथ्स है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसका, वी हैव टू डील विद इट। सी व्हेन यू डू द प्रॉब्लम्स ना, दिस विल बी वेरी इजी बिकॉज m1 m2 आर नथिंग नोन क्वांटिटीज, सो तुम फटाक से सॉल्व कर लोगे, मतलब ये नॉर्मल आपके इक्वेशन आप सॉल्व करते आए टू वेरिएबल इक्वेशन। बट हियर थिंग्स आर इन वेरिएबल्स, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट प्रूफ इज विद वेरिएबल्स ओनली, सो इट्स फाइन। दिस इज अ v2, सो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा अपन। m1 m2 is the LCM, m1 plus m2 is the LCM, so this will be m1 u1 plus m2 u1, m1 u1 plus m2 u1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 u1 माइनस m2 u1, कुछ कैंसिल हो रहा है, m2 u1 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 टाइम्स m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज, तो हमने v1 भी निकाल लिया है, ये v2 पे इन टर्म्स ऑफ मासेस एंड u1 इज ए नोन क्वांटिटी। कोई समस्या हो तो बता दो, ठीक है। m1 u1 2 टाइम्स m1 u1। नाउ क्या प्रूफ था, इफ द मासेस आर इक्वल, सो
सेकेंड वाला प्रूफ में क्या बोला था, इफ मासेस आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू सम कॉमन वैल्यू m. सो इफ यू प्लग इन दीज वैल्यूज तो क्या हो रहा है, तो v1 क्या आ जाएगा, देखो आपका 0, m1 माइनस m2 बिकम 0, 0 हो गया, और v2 क्या आ गया, u1. दिस इज 2m अपॉन 2m, कैंसिल हो जाएगा. सो अभी क्या हुआ, बिफोर द कोलिजन पार्टिकल 1 was moving with u1 and particle 2 was at rest. After the collision particle 1 is at rest and particle 2 is moving with u1. So velocities have been interchanged, right? So ये अपने को याद रखना है as a result. ये बहुत काम आएगा रिजल्ट. It will save lot of calculation. In elastic collision, if the masses are equal, the velocities would be swapped. Velocities would be swapped. Okay? तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, आपको याद रखना है. इन इलास्टिक कोलिजन, MCQs में you can solve certain problems fairly easily with this result. In elastic collision, if ऐसे बोलो, in elastic collision of equal masses, velocities are interchanged. ठीक है, लास्ट बचा है प्रूफ, बहुत सिंपल है वो, तो जो हमें चाहिए हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, v1 v2 निकाल चुके हैं, बस हमको उसको इंटरप्रेट करना है. व्हेन वन ऑफ द मास इज वेरी वेरी हैवी, तो क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो एक ट्रेन है बड़ी हैवी है, और उससे आके एक साइकिल टकरा गई. ओके, तो ट्रेन को कुछ नहीं होगा, कहना ही चाह रहा है ट्रेन को कुछ नहीं होगा, cycle will rebound with the same velocity. That is what we want to prove, and we can feel that, right? अब इतनी भारी चीज से कोई छोटी सी चीज टकराएगी तो भारी चीज को क्या फर्क पड़ने वाला है? Do you think the train will have any impact? No, cycle will rebound. So that is the proof. If यहां से हमने क्या किया है, हम ये ले लेते हैं, m2 is very very greater than m1. m2 is very very greater than m1. तो जरा इनके फॉर्मूलेज रिकॉल कर लेते हैं एक बार. v1 क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1. v1 क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1, और v2 कुछ समस्या है किसी को, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. देखो अगर यार ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, जैसे मान लो कि m2 इज लेट्स से 1000 kg और m1 इज 1 kg. आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सी m1 माइनस m2 आप करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1000, तो क्या आ गया, माइनस 999. तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ माइनस के साथ m2 ही आ गया. अभी m2 क्या 1000 है, 999 है, क्या फर्क पड़ रहा है. सो इसका मतलब m1 माइनस m2 कैन बी अंडरस्टूड एज जस्ट माइनस का m2, और m1 प्लस m2 भी क्या होगा, 1 प्लस 1001 विच कैन अगेन बी टेकन एज 1000. सो इसका मतलब m1 प्लस m2 भी m2 ही होगा. मतलब ये नंबर सिग्निफिकेंट नहीं रहा, एक बहुत बड़े नंबर में नंबर ऐड कर रहे हो, क्या फर्क पड़ने वाला है, ये m2 ही रहने वाला है. इसमें भी ये भी m2 रहने वाला है, माइनस साइन रहेगा टाइम्स u1, ये कैंसिल हो गया. v1 इज इक्वल टू माइनस u1, मतलब द लाइटर ब्लॉक m1 जो पहले u1 से जा रहा था अब वो माइनस u1 से आ रहा है. दैट मीन्स इट हैज रीबाउंडेड.
तो लाइटर मास रीबाउंड्स। प्रूफ हो गया। अब देखो यहां पे 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन यहां पे 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। जरा इस नंबर को अपन जो हमने वैल्यूज लिए थे उस पर डालते हैं जरा। 2 इंटू 1 kg अपॉन 1 प्लस 1000, यही तो है ये। एक मास को मैंने 1 kg लिया और एक मास को 1000 लिया, तो ये नंबर क्या आ रहा है हमारा 2 अपॉन 1000 हुआ। दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर गाइस, बिकॉज आप एक बहुत छोटे नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, एक बहुत छोटे नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो। सो दिस v2 वॉट एवर इट इज, इट विल बी वेरी नियर टू 0, जैसे कि सामने निकल के आ रहा है। सो दैट मीन्स v2 मतलब 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज अप्रोक्सीमेटली 0। इसका मतलब v2 इज 0। मतलब हैवियर मास को वो पहले भी 0 पे था, अभी भी 0 पे है। कहने का मतलब ये आप v2 कैलकुलेट कर भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी वेरी लेस वैल्यू। वेलोसिटी आपको पता भी नहीं चलेगी कितनी वेलोसिटी होगी, 0 ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो दिस इज heavier mass remains unchanged। यहां तक आपको प्रूफ करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज हम इधर ही रुक जाएंगे। वी आर अबाउट